तो अभी हम लोग जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है इसका रिवाइज़ किया जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता है कि 4 चैप्टर है, तो किस किया जाएगा, चारों चैप्टर को जो है चलो तो अभी हम लोग जो है रिवाइज़ करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो इसमें से 2 चैप्टर अभी किया जाएगा और 2 चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास में होगा। तो जो अभी होगा उसमें से एक होगा मेटलर्जी, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, और एक होगा पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें से देखा जाए तो सबसे बड़ा चैप्टर कौन है, पी ब्लॉक ही है, बाकी सब उतना टाइम नहीं लगता है। तो पहले देखते हैं जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। अब इसमें सबसे पहले बात क्या क्या चीज इसमें से पढ़ना है। देखो स्टार्टिंग होता है कहाँ से, मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, जो सारा प्रोसेस होता है जिससे कि मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे कि पता है कि जो भी चीज जमीन के अंदर पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, उसको क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं ना। दो सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट या विच आर ऑब्टेन्ड आफ्टर आफ्टर माइनिंग। माइनिंग के बाद ठीक रहेगा, माइनिंग के बाद जो ऑब्टेन होता है उसको बोलते हैं मिनरल। जिस मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। जो मिनरल से मेटल प्राप्त हो सकता है उसको बोलते हैं ओर। और जो भी उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं गैंग। तो तीन टर्म हुआ, एक हुआ मिनरल, एक हुआ ओर, एक हुआ गैंग। मिनरल मतलब हुआ कि जो भी चीज जमीन के अंदर से निकलता है उसको मिनरल बोलते हैं। जिस मिनरल से हम मेटल को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको ओर बोलते हैं। और जो भी उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है उसको गैंग कहा जाता है। और जो पूरा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं मेटालर्जी। ये क्या होता है, द इंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज टू एक्सट्रैक्ट और ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मेटालर्जी। मिनरल क्या है समझ गए, जो भी चीज मिलता है जमीन के अंदर से उसको बोलते हैं मिनरल। जिस मिनरल से मेटल मिल सकता है उसको बोलते हैं ओर। और जो भी इसमें अनडिजायर्ड मटेरियल है या जो भी इसमें इम्प्योरिटी है उसको बोलते हैं गैंग। अच्छा, यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है कि ऑल मिनरल आर ओर, कि ऑल ओर आर मिनरल। ऑल ओर आर मिनरल बट ऑल मिनरल आर नॉट ओर। जो भी चीज जमीन के अंदर से निकलता है जरूरी नहीं कि उससे हम मेटल जो है निकाल ही पाए। तो इसलिए सभी मिनरल ओर नहीं होते हैं, लेकिन सभी ओर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मिनरल ही होते हैं। इसके बाद कुछ मेटल का यहाँ पर ओर लिखा हुआ है, जैसे कि आयरन का ओर लिखा हुआ है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, है ना, हेमेटाइट होता है। और यहाँ पे जो होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडेराइट और आयरन पायराइट। ये सब जो है आयरन का ओर है। इसमें से जो फेमस ओर है वो कौन है, हेमेटाइट है। फॉर्मूला सबका याद रखना है, हेमेटाइट का हो गया Fe2O3, मैग्नेटाइट हो गया Fe3O4, साइडेराइट हो गया FeCO3 और आयरन पायराइट हो गया FeS2। चीप और यही हेमेटाइट हो जाएगा। उसके एल्युमिनियम का और कौन कौन सा है, एल्युमिनियम का और कौन कौन सा है, एक है बॉक्साइट और एक है क्रायोलाइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला हो गया Al2O3, क्रायोलाइट हो गया Na3Alf6। उस तरह से कॉपर का और हो गया कॉपर पायराइट CuFeS2, क्यूपराइट Cu2O और कॉपर ग्लांस Cu2S। वैसे ही जिंक का और हो गया जिंकाइड, जिंक ब्लेंड और कैलामाइन। इसमें से जब भी पूछेगा कि विच इज मोस्ट पॉपुलर और, या पूछेगा कि कौन सा और जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मिनरल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो भी ऑक्साइड और होता है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे जिंक का ऑक्साइड और कौन सा है, Zn O। जिसमें कि S होगा वो हो जाएगा सल्फाइड और, जिसमें CO3 होगा वो हो जाएगा कार्बोनेट और, इसमें ऑक्सीजन है हो जाएगा ऑक्साइड और। ऑक्साइड और जो है जिंकाइट, क्यूपराइट, इसमें बॉक्साइट और इसमें हेमेटाइट। दीज आर हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है इसमें से सबसे अच्छा और हो गया आयरन के लिए। लिखा हुआ यहाँ पर टाइप ऑफ ओर, वहीं ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट और हेलोजन ओर। तो ऑक्साइड ओर में कौन आ गया, FeO3, FeO4, FeO3 नहीं होता, Fe2O3, यहाँ पर हो गया Fe3O4, Al2O3, ये सब हो गया ऑक्साइड ओर। उसी सल्फाइड ओर में हो गया FeS2, है ना, आयरन पायराइट, इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉपर पायराइट। इसका नाम क्या है, जिंक, जिंक ब्लेंड।
वैसे ही कार्बोनेट ओर में हो गया ये कैलामाइन, है ना? ये हो गया FeCO3 साइडराइट, ये हो गया मैलेसाइट, ये एक ही में होता है। CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, ये होता है मैलेसाइट। और हैलोजन ओर में हो गया Na3AlF6, ठीक है? ये सब तो हो गया इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी कि ओर क्या होता है, मिनरल क्या होता है, इसके बारे में। अब यहाँ पर टॉपिक आता है कि मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर 3 प्रोसेस है, मतलब मेटलर्जी करने के लिए यहाँ पर 3 स्टेप है। 3 स्टेप में जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि जो भी मिनरल है, जो मिला हुआ है ज़मीन के अंदर से, उसको क्या करेंगे, साफ-सुथरा करेंगे। उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन करना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो भी कार्बोनेट या सल्फाइड ओर है, उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऑक्साइड ओर से मेटल प्राप्त करना जो है आसान होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जो भी ओर है उसको कंसंट्रेशन करेंगे, वो साफ करेंगे। उसके बाद जो भी ओर है उसमें सल्फाइड या कार्बोनेट ओर अगर है तो उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, है ना? और फिर ऑक्साइड फॉर्म से क्या करेंगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। और थर्ड स्टेप में जो भी मेटल मिला है उसको प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो 3 स्टेप में हुआ, एक हुआ ओर को साफ करना, दूसरा हुआ ओर को उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना, और फिर ऑक्साइड फॉर्म से मेटल एक्सट्रैक्ट करना, और थर्ड हो गया प्यूरिफिकेशन करना। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है इसका भी अलग-अलग मेथड है। जैसे इसमें एक मेथड होता है, एक मेथड इसमें होता है, कौन होता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग होता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। और होता है इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन, दूसरा हो जाता है इसमें से मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। यहाँ पर जो है फर्स्ट हो गया ग्रा ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग, उसी को बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। पहला स्टेप क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो ओर को कंसंट्रेशन करने का एक मेथड हो गया यहाँ पर हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग। सेकेंड हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड हो गया लीचिंग, और फोर्थ हो गया फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन। अब ये मतलब ओर को कंसंट्रेशन करने के ये 4 मेथड हो गया। पहला हो गया हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसमें क्या होगा कि इसमें मतलब कि जो भी हमारा मिनरल है, इसमें कि ओर भी है और गैंग भी है, उसको रख के उसको पानी से क्या कर देंगे, धो देंगे, है ना? पानी का एक स्ट्रीम ऑफ वाटर जो है उसके ऊपर से पास कराएँगे, पानी की धारा। तो क्या होगा कि जो भी उसमें अशुद्धि है, जो भी उसमें गैंग पार्टिकल है, वो पानी के साथ यहाँ पर नीचे आ जाएगा, और जो ओर पार्टिकल है वो ऊपर बच जाएगा। इसको बोल देंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग। सिंपली ग्रेविटी के बेसिस पर, उसके वेट के बेसिस पर जो है सेपरेट किया जा रहा है। इसको बोल देंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग। सेकेंड हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें ऐसे 2 मैग्नेटिक रोलर लगा होता है, और यहाँ पर बेल्ट होता है, इसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट, और ये ऐसे घूमते रहता है। अब यहाँ पर जो भी मिनरल है उसको रखेंगे। अच्छा, यह उस तरह के ओर में काम आएगा जिसमें कि कोई भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, किसी भी एक ओर में या गैंग में। उसका मतलब क्या है, जो मैग्नेट से या तो अट्रैक्ट होता हो या रिपेल होता हो। जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर मान लो यहाँ 2 कलेक्टर है, तो एक में क्या होगा कि जो इसमें से नॉन मैग्नेटिक हो, चूँकि ये घूम रहा है, बेल्ट भी घूम रहा है, जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और जो मैग्नेटिक होगा यहाँ से घूमते हुए यहाँ आएगा और यहाँ से इसमें आ जाएगा। इसको बोल देंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या हुआ, इसमें रख के इसके ऊपर एक स्ट्रीम ऑफ वाटर इसके ऊपर पास कराया गया, पानी की धारा। तो जो गैंग पार्टिकल है, जो हल्का है, वो पानी के साथ नीचे आ गया, और जो और है वो ऊपर बच गया। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या हुआ कि यहाँ पर मैग्नेटिक रोलर है, इस पर बेल्ट लगा हुआ है, ये घूम रहा है। जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ से जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो इधर चल जाएगा, जो मैग्नेटिक है इधर आ गिर जाएगा। उसके बाद हो गया लीचिंग। याद रखना है कि लीचिंग किसके किसके लिए यूज होता है, तो लीचिंग यूज होता है जिंक के लिए, और यूज होता है एल्युमिनियम के लिए, और गोल्ड के लिए, और सिल्वर के लिए। ठीक है, लीचिंग में क्या होता है, मान लो कि एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम का मेन और कौन सा होता है, बॉक्साइट होता है, Al2O3। अब बॉक्साइट के साथ बहुत सारा जो होता है इम्प्यूरिटी भी मिला होता है, जैसे सिलिका मिला हुआ है, टाइटेनियम ऑक्साइड मिला हुआ है।
तो इसको इससे सेपरेट करने के लिए इसको किसी से रिएक्शन करवाते हैं। इसी रिएक्शन करवाएँगे तो केवल Al2O3 ही रिएक्शन करेगा, ये दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे। मतलब ये तीनों का मिक्सचर है, इसको हम निकालना चाहते हैं। इसको रिएक्ट करवा देंगे NaOH से। NaOH से ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे, केवल ये रिएक्ट करेगा और फिर यहाँ से जो है हमको मिल जाएगा NaAlOH4 और इसको यहाँ से निकाल लेंगे, इसको ले जाकर फिर करवा देंगे इसमें CO2 के साथ, हमको यहाँ मिल जाएगा Al2O3। मतलब जो यहाँ मिक्सचर में Al2O3 का उसको रिएक्ट कराकर इसको बाहर निकाल दिया गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। बस याद रखना है कि इसमें किसी ऐसे से रिएक्शन करवाते हैं जिससे कि बस हमारा ओर रिएक्ट करता है, जो गैंग है वो रिएक्ट नहीं करता है। किसके लिए यूज़ होता है मेनली? तो बॉक्साइट के लिए, जिंक के लिए और मेनली हालाँकि एल्युमिनियम, गोल्ड और मरकरी ये 3 के लिए मेनली यूज़ होता है। नेक्स्ट है फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन जो होता है ये यूज़ होता है सल्फाइड ओर के लिए। सल्फाइड ओर का मतलब क्या हो गया? इसमें कि सल्फर वाला एटम रहेगा। जैसे कि या तो उसमें ZnS हो या फिर कौन हो सकता है FeS2 हो सकता है ये सब। तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी सल्फाइड ओर है उसको लेकर पहले से वाटर लिया गया, वाटर में जो भी सल्फाइड ओर है वो डाल दिया गया, साथ में उसमें वायल डाल दिया गया, वायल वायल कोई भी हो सकता है। तो वायल डाल दिया गया और ओर डाल दिया गया वाटर में और साथ में जो फ्रॉथ स्टेबलाइजर मतलब कि ताकि इसमें फ्रॉथ बन पाए, है ना, फेन बन पाए, इसके लिए इसमें फ्रॉथ स्टेबलाइजर डाल दिया जाएगा। तो क्या-क्या मिलाया गया इसमें? इसमें मिलाया गया वाटर, ठीक है? वाटर में मिलाया गया वायल, वायल में मिलाया गया मिनरल और उसमें मिलाया गया फ्रॉथ स्टेबलाइजर। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर जो फ्रॉथ बनेगा उसमें आ जाएँगे ओर पार्टिकल और जो नीचे में जो यहाँ पर इम्प्यूरिटी है, इसमें कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएगा गैंग। मतलब गैंग चल जाएगा नीचे में पानी से भीग के और जो ओर है वो झाग के साथ, फ्रॉथ के साथ ऊपर आ जाएगा। इस तरह से इसको अलग कर लेंगे। इसमें से एग्ज़ाम में क्या-क्या आ सकता है? एक आता है कि फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो कौन हो जाएगा? सल्फाइड ओर के लिए। दूसरा होता है कि इसमें फ्रॉथ में कौन आता है और पानी में कौन जाता है? तो फ्रॉथ में कौन आता है? फ्रॉथ में आता है ओर और पानी में कौन जाता है? पानी में जाता है इसमें से गैंग, है ना? पानी में जाता है गैंग और इसमें आता है ओर। तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मतलब कि अभी तक हम लोग पढ़े कि मेटलर्जी क्या है? तो बताया कि जो भी प्रोसेस है मिनरल से मेटल एक्सट्रैक्ट करने को उसको क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। जो भी चीज़ ज़मीन के अंदर से निकलता है उसको बोलते हैं मिनरल। जिस मिनरल से मेटल मिल सकता है उसको बोलते हैं ओर और जो इम्प्योरिटी होता है उसको बोलते हैं गैंग। अब मेटलर्जी का 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा स्टेप हो गया जो भी ओर है उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना और उससे मेटल एक्सट्रैक्ट करना और थर्ड स्टेप हो गया प्यूरिफिकेशन। तो अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप जो कंसंट्रेशन था उसमें जो है देखिए कि 4 तरह से कंसंट्रेशन किया जा सकता है। ठीक है, कौन-कौन? यहाँ लिखा हुआ है। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल। जो भी अनवांटेड मटेरियल है सैंड, क्ले जो भी चीज़ें हैं फ्रॉम द ओर इज़ नोन एज़ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन से पहले जो भी ओर होता है उसको पीस कर जो है उसको क्रश करके स्मॉलर साइज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब 4 तरह से होता है। पहला हो गया हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन, है ना, लीचिंग और हो गया इसमें ये मैग्नेटिक सेपरेशन। तो पहले देखते हैं इसमें ये वाला हाइड्रोलिक वॉशिंग। इन दिस प्रोसेस एन अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर, रनिंग के बाद यहाँ पे वाटर होगा, रनिंग रनिंग वाटर, तो मतलब कि एक रनिंग वाटर जो है यहाँ पर पाउडर्ड ओर के ऊपर पास कराया जाता है। तो जो लाइटर गैंग पार्टिकल है वो पानी के साथ वाश हो जाता है और जो ओर पार्टिकल है वो हेवी होने के कारण पीछे रह जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो ये किसमें यूज होता है? सल्फाइड ओर में यूज होता है और इसमें ओर को पानी के साथ, फ्रॉथ फ्लोटेशन के साथ और पानी के साथ मिक्स कर दिया जाता है। जो मिनरल पार्टिकल है, ये बोले जो गैंग पार्टिकल है, जो गैंग पार्टिकल है, जो गैंग पार्टिकल है वह वेट बाई वायल। गैंग पार्टिकल वायल से कौन मिलता है? वायल से कौन मिलता है? वायल से मिलता है और ना, और the ore particle become weight by while while gang particle by water। सही है कि जो ओर पार्टिकल है वो वायल से भीग जाता है और जो गैंग पार्टिकल है वो वाटर से भीग जाता है और जब फ्रॉथ बनता है तो उसमें ओर पार्टिकल रहते हैं, उसमें ओर पार्टिकल रहते हैं और नीचे जो होता है वो गैंग होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि सल्फाइड ओर के लिए होता है
और फ्रॉथ में कौन होता है? फ्रॉथ में ओर होता है और नीचे वाटर में जो होता है गैंग होता है। नेक्स्ट है लीचिंग। लीचिंग किसके लिए यूज होता है? इफ द ओर इज सॉल्युबल इन सुटेबल सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट में वो सुटेबली मतलब किसी सुटेबल सॉल्वेंट में वो आसानी से उसमें मिलना होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए। अब उसमें कौन कौन है? एक तो एल्यूमिनिया का है, एल्यूमिनिया मतलब बॉक्साइट का। तो बॉक्साइट के साथ इम्प्योरिटी होता है सिलिका ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड, जिसको Na से रिएक्शन करवा देते हैं। NaOH पर अगर याद हो तो ये एक कंडीशन कंपाउंड है। नाम क्या होता है इसका? NaAlOH4 का नाम क्या होगा? NaAlOH4 का नाम सोडियम क्या होगा? सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट 3 होगा ना? 3 सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट विच इज रिएक्टेड विद CO2 गैस टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेट। ठीक है, मतलब जो CO2 से फिर रिएक्शन करवाते हैं तो हमको Al2O3 मिल जाता है, उसमें हाइड्रेटेड रहता है, H2O के मॉलिक्यूल रहते हैं। अब फिर इसको गर्म करके Al2O3 मिल जाता है। नेक्स्ट है Ag और Au वाला, तो इसमें जो है NaCN या KCN से रिएक्शन करवाते हैं, बाद में जिंक से करवाते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें क्या होता है कि दिस मेथड इज यूज, बोलते ना मैग्नेटिक रोलर होता है, कन्वेयर बेल्ट होता है, घूमते रहता है, नॉन मैग्नेटिक जाकर दूर गिरता है, मैग्नेटिक पास में गिरता है, वो यहाँ पे। तो ये हो गया कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन करने के बाद अब क्या किया जाता है? अब उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और ऑक्साइड को रिडक्शन करवा के मेटल ऑब्टेन किया जाता है। अब ऑक्साइड में कन्वर्जन करने का दो मेथड होता है, एक होता है कैल्सिनेशन, एक होता है रोस्टिंग। ठीक है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या होगा कि अगर कोई कार्बोनेट और है, एक हो गया कैल्सिनेशन, एक हो गया कैल्सिनेशन और एक हो गया रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन किसके लिए होता है? कार्बोनेट ओर के लिए, है ना? कैल्सिनेशन इज फॉर कार्बोनेट ओर एंड रोस्टिंग इज फॉर सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर। ठीक है, कैल्सिनेशन में क्या करते हैं? कार्बोनेट ओर को एयर के अब्सेंस में हीट करते हैं। एयर के अब्सेंस, मान लो ZnCO3 है, इसका नाम क्या होता है? कैलामाइन। क्या नाम होता है इसका? कैलामाइन। तो इसको एयर के अब्सेंस में ऐसे हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ZnO बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। तो मतलब पहला डिफरेंस क्या हो गया? कैल्सिनेशन इज डन फॉर कार्बोनेट ओर while roasting is done for sulfide ore. दूसरा स्टेप, इन कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर इज हीटेड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन while in roasting sulfide ore is heated in the presence of oxygen. इसमें जो है एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, इसमें जो है एयर के अब्सेंस में। अब जब एक बार ऑक्साइड और मिल गया तो उसके बाद इसमें से क्या करना है? ऑक्सीजन को निकालना है। ऑक्सीजन को निकालना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन को जोड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन को निकालना क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो जो इस ऑक्सीजन को निकालेगा उसको बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या करेंगे? इसको कार्बन के साथ मान लो हीट कर दिया गया तो यहाँ से क्या होगा? जिटन अलग हो जाएगा और CO अलग। यहाँ पर कार्बन को क्या बोल देंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको? रिड्यूसिंग एजेंट। तो फर्स्ट स्टेप देखे थे इसमें वो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसके बाद जो भी सल्फाइड या कार्बोनेट ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए अगर सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग करते हैं, कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन में हीट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रोस्टिंग में हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जब ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो फिर ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसको एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट कर देते हैं तो यहाँ से इसको लेके अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग। इसको क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग। व्हाट इज स्मेल्टिंग? द हीटिंग ऑफ ऑक्साइड और विथ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू ऑब्टेन द मेटल इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग के द्वारा इसको अलग कर लिया गया। इसको पढ़ लेते हैं एक बार नोट्स में। देखो, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन किसके लिए होता है? कार्बोनेट ओर के लिए। इस मेथड में उसको हीट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि ये कार्बोनेट ओर है तो एयर के अब्सेंस में उसको हीट किया गया। नेक्स्ट है रोस्टिंग। रोस्टिंग किसके लिए यूज होता है? सल्फाइड ओर के लिए। और इस प्रोसेस में इसको एयर के सप्लाई में इसको हीट करते हैं तो हमको जो है मिल जाता है।
उसके बाद जो ऑक्साइड मिला है उसको मेटल में रिड्यूस करते हैं। रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं ना, तो रिडक्शन बोलेंगे। अब तो उसके लिए इसको रिडक्शन करने के लिए इसको किसी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट करते हैं, जिससे कि ये इसको लेकर अलग हो जाता है और ये हमको अलग मिल जाता है, तो इसको बोल देंगे स्मेल्टिंग प्रोसेस। लिखा हुआ है स्मेल्टिंग, इसको स्मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो 2 स्टेप खत्म। तो तीसरा स्टेप आता है प्यूरिफिकेशन। जब एक बार इसको कंसंट्रेशन कर लिया गया, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया और मेटल एक्सट्रैक्ट कर दिया गया, अब इसको क्या करेंगे? अब इसको जो है क्या करेंगे? प्यूरिफिकेशन करेंगे। प्यूरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है ना, स्मेल्टिंग में क्या किया गया? इसको हीट किया गया, तो यहाँ से जो है हमको ऑक्सीजन निकल गया, मेटल मिल गया। अब इसके बाद जो है इसको प्यूरिफिकेशन करेंगे। प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन इसमें फर्स्ट मेथड हो गया डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। सेकेंड हो गया लिक्विफिकेशन या लिक्वेशन। थर्ड हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। फोर्थ हो गया, फोर्थ हो गया जोन रिफाइनिंग। और 5 हो गया वेपर फेज रिफाइनिंग। क्रोमेटोग्राफी ये होता है लेकिन वो नहीं आता है एग्जाम में। तो क्रोमेटोग्राफी जो है एग्जाम में कभी नहीं आया है, आएगा भी। देखो डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को वेपर फेज में कन्वर्ट करके उसको अलग कर लेना। अब ये किसके लिए यूज होता है? मेनली सबका एग्जांपल खाली याद रखना, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी इसमें पूछेगा नहीं, कभी पूछा भी नहीं है कि व्हाट इज डिस्टिलेशन या लिक्वेशन, लेकिन इसका एग्जांपल पूछता है। इलाजी साथ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। यहाँ पर केवल इसका एग्जांपल इसमें याद एक है कॉपर, इंपॉर्टेंट है, आता है कॉपर का किससे होता है रिफाइनिंग। डिस्टिलेशन उसके लिए होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। जैसे कि इसमें कौन आ जाएगा? जिंक आ जाएगा और मरकरी आ जाएगा। जैसे मान लो हमको जिंक और मरकरी मिल गया, लेकिन उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है लेकिन उसमें जो है कुछ इम्प्यूरिटी मिला हुआ है। इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा? ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वेपर में। वेपर को ले जाकर यहाँ पर क्या करेंगे? वेपर को अलग कर लेंगे, फिर इसको कंडेंस करके हमको मेटल मिल जाएगा। तो मतलब जो लो बॉइलिंग पॉइंट का होगा, तो जो इसमें इम्प्यूरिटी है वो पीछे रह गया, क्योंकि वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, केवल जिंक कन्वर्ट हुआ है, तो जिंक को क्या कर लिया यहाँ पर? बाहर निकाल लिया। इसको बोल देंगे डिस्टिलेशन। वैसे ही लिक्वेशन उसके लिए होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो। जैसे इसमें आ जाएगा टीन, एसएन मतलब टीन। इसमें क्या करेंगे? वैसे ही मान लो टीन मिला है, लेकिन टीन जो है इसमें कुछ इम्प्यूरिटी मिला हुआ है, इसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा कि टीन जो है पिघल के आ जाएगा नीचे, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट है कम, है ना, और इम्प्यूरिटी रह जाएगा पीछे। इसको बोल देंगे लिक्वेशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये होता है मेनली कॉपर के लिए या फिर एल्युमिनियम के लिए, इन सब के लिए। कैसे होता है? तो इसमें ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पे कौन चार्ज होता है? प्लस की माइनस? इलेक्ट्रोलाइसिस में इसमें कौन सा चार्ज होता है? इसमें खाली बायोलॉजी क्लास, बायोलॉजी होगा, बायोलॉजी बाद में होगा, केमिस्ट्री पढ़ लो। इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पे कौन चार्ज होता है? प्लस। कैथोड पे कौन चार्ज होता है? माइनस। ठीक है। और वहीं अगर बात किया जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो एनोड पे माइनस होता है, क्या उल्टा होता है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस कर किया जाएगा, तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस में इसको यहाँ पर कॉपर का जो दो है, एक एनोड एक कैथोड, इसको ले आके जोड़ दिए हैं किससे? बैटरी से। बैटरी से जोड़ने के बाद ये वाला हो गया एनोड और ये वाला हो गया कैथोड। जो कॉपर का इम्प्योर रॉड है उसको बना देते हैं एनोड, जो हमको प्योर करना है, और एक बहुत ही प्योर स्ट्रिप लेके बना देंगे उसको कैथोड। अब हमको पता है कि एनोड को एनोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जहाँ पर जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं, जहाँ रिडक्शन होता है उसको कैथोड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीडेशन के कारण जो कॉपर यहाँ से है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर कॉपर निकलेगा ऑक्सीडाइज होके, यहाँ पर जाके जमा हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा कॉपर निकल निकल के जाकर यहाँ जमा हो गया, तो ये पूरा खत्म हो गया, इसमें प्योर कॉपर आगे जमा हो गया। इसको बोल देंगे इल्डारी रिफाइनिंग। इसमें दो बात याद रखना है। पहले बात किसके लिए यूज हो रहा है? कॉपर के लिए। सेकेंड बात कि कॉपर
का जो इम्प्योर रॉड है उसको क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग बस एग्जांपल याद रखो, सिलिकॉन जर्मेनियम। सिलिकॉन या जर्मेनियम जो है ये होता है जोन रिफाइनिंग से। ठीक है, कैसे होता है तो बता देते हैं। जोन रिफाइनिंग जो होता है कि पूछेगा नहीं, बस इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों के दोनों सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के लिए मेनली यूज किया जाता है। हाँ, गैलियम के लिए, सिलिकॉन जर्मेनियम गैलियम जो भी सेमीकंडक्टर है उनके लिए। इसमें क्या होता है कि मान लो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का रॉड है, तो ये इस प्रिंसिपल पर आधारित है ना कि जो इम्प्यूरिटी है वह लिक्विड फेज में ज्यादा सोलूबल होता है। जैसे कि क्या हुआ कि मान लो सिलिकॉन है, अब यहाँ पर क्या होता है, मोबाइल हीटर होता है, मतलब कि हीटर होता है। अब हीटर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। पिघल गया तो इसको ऐसे आगे लेकर गए, आगे लेकर जाएंगे तो पीछे वाला क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, है ना। आगे वाला पिघल जाएगा, आगे वाला पिघल जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर इसमें जो इम्प्यूरिटी जो है आगे आ गया, क्योंकि इम्प्यूरिटी लिक्विड फेज में ज्यादा सॉल्युबल होता है। ऐसे करते करते जब यहाँ तक आएंगे तो सारा इम्प्यूरिटी कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ। इसको काट के निकाल देंगे, इसको बोलते हैं जोन रिफाइनिंग। याद रखना है सिलिकॉन जर्मेनियम। वेपर फेज रिफाइनिंग जो होता है इसमें दो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट, एक होता है मॉन्ड प्रोसेस और एक होता है वॉन आर्कल प्रोसेस। एक होता है वॉन आर्कल प्रोसेस। मॉन्ड प्रोसेस याद रखना है निकेल के लिए होता है, अब वॉन आर्कल प्रोसेस टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए होता है। टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए होता है वॉन आर्कल प्रोसेस, और मॉन्ड प्रोसेस के लिए होता है निकेल के लिए होता है। एक बार निकालते हैं, देखना है। देखो, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, तो वही लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बोर्ड में नहीं आता है, बस ये सब देखो। लिक्वेशन किसके लिए होता है, टीन के लिए, जिसका मेटल ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है और हमको मेटल मिल जाता है। जोन रिफाइनिंग में पूरा वही सब कहानी लिखा हुआ है। ये मेथड इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि इम्प्यूरिटी जो है ज्यादा सोलुबल होता है मेल्टेन स्टेट में। ठीक, तो उसमें ये मोबाइल हीटर लेकर डालते हैं और आगे वाला काट देते हैं। एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम। वेपर फेज रिफाइनिंग में हो गया कि इसको वेपर फेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो कि निकेल है, अब निकेल का क्या है कि निकेल जो है इसके साथ बहुत सारा इम्प्यूरिटी मिला हुआ है। अब निकेल को चाहते हैं कि अलग कर लें, तो निकेल तो पूरा जो ये पूरा मिक्सचर है निकेल वाला, उसको रिएक्शन करवा देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो निकेल रिएक्ट कर लेगा और बना देगा NiCO4। अब ये वेपर फेज में आ जाएगा, निकल के बाहर चल जाएगा, तो इसको फिर गर्म करके निकेल को अलग कर लेंगे। इसको बोलते हैं मॉन्ड प्रोसेस। एग्जाम्पल खाली याद रखना है, मॉन्ड प्रोसेस किसके लिए होता है, निकेल के लिए। वैसे ही वॉन आर्कल प्रोसेस ये होता है टाइटेनियम और जिरकोनियम, है ना, टाइटेनियम और जिरकोनियम। Ti2I2 है ना, वैसे ही Ti4 और फिर यहाँ पे Ti+। मतलब पहले टाइटेनियम को रिटर्न कराया गया और आयोडीन से, तो मिल गया टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड, और फिर इसको हीट करके इसको अलग कर लिया। तो ये याद रखना है कि टाइटेनियम के लिए होता है और जिरकोनियम के लिए, और मॉन्ड होता है निकल के लिए। इस तरह से प्यूरिफिकेशन का सारा प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पर कुछ एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो है चार है। एक है एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर और आयरन का प्रोसेस है, इसको देखा जाएगा। वेपर फेज रिफाइनिंग जो होता है, वेपर फेज रिफाइनिंग जो होता है ये होता है, वेपर फेज किसके लिए होता है, टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए। मॉन्ड प्रोसेस किसके लिए होता है, निकल के लिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें, अब देखते हैं एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन पहले देखते हैं एल्युमिनियम का। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं एल्युमिनियम। देखो, जो भी एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस आएगा उसको पहले बताया कि 3-4 स्टेप में लिखना है और उसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। पहला स्टेप में क्या करना है कि जो भी उसका ओर है वो लिख देना है। जैसे मान लो आता है कि आयरन के बारे में लिखने के लिए 5 नंबर में आता है, हर एक टेस्ट में आया है खबर। तो मान लो कि आयरन के बारे में लिखने के लिए आता है, तो पहले क्या करेंगे कि आयरन का जो जो ओर होता है वो लिख देना है कि द ओर ऑफ आयरन आर फॉलोइंग, तो ये सब ओर होते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट ओर है वो लिख देना है, तो आयरन का इम्पोर्टेंट ओर कौन होता है, हेमेटाइट होता है, ये लिख देना है। ये हो गया पहला स्टेप। उसके बाद जो भी उसका प्रोसेस है, तो हर एक में अलग अलग प्रोसेस होता है, लेकिन मान लो अगर प्रोसेस भी नहीं याद आ रहा है तो और क्या किया जा सकता है। ये तो पता है कि अगर सल्फाइड और होता है तो रोस्टिंग करते हैं, कार्बोनेट होता है तो कैल्सिनेशन करते हैं, तो वो लिखा आ सकता है ना, कि आयरन में वो नहीं चलेगा लेकिन कॉपर में और जिंक में वो चल जाएगा।
अब वो लिखने के बाद फिर उसका जो यूज है वो लिख देना है कि आयरन का यूज कहाँ कहाँ होता है। ऐसे 3 स्टेप है। पहला स्टेप हो गया ओर का, दूसरा स्टेप कौन हो गया, दूसरा स्टेप हो गया उसमें वो प्रोसेस का, तीसरा स्टेप हो गया यूज का। हाँ, जो भी इक्वेशन है उस प्रोसेस में सारा इक्वेशन वगैरह आ गया, और लास्ट में कौन हो गया उसका, उसका यूज का हो गया। ये 3 स्टेप में लिखा जाएगा तब हो जाएगा। जैसे देखो, उसको याद करने से नहीं होगा, वो मतलब अपने भाषा में लिखना पड़ेगा स्टेप वाइज करके। जैसे एल्युमिनियम के बारे में अगर मान लो आता है, सबसे पहले क्या है, एल्युमिनियम में तो अलग प्रोसेस होता है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। एल्युमिनियम में वही चीज़ है, पहले क्या लिखेंगे कि एल्युमिनियम के ओर होते हैं, बॉक्साइट होता है और क्रायोलाइट होता है, एक कोरंडम भी होता है, लेकिन ठीक है तो वही ठीक है। तो बॉक्साइट और क्रायोलाइट। उसके बाद एल्युमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, इसमें कैसे क्या होता है, जैसे स्टील का वेसल होता है ना? स्टील के वेसल के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, कार्बन का कोटिंग होता है, यहाँ पर कार्बन का कोटिंग होता है। कार्बन का कोटिंग करके, कार्बन का कोटिंग करके और फिर यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रेफाइट लटका होता है, ये जो हो गया ग्रेफाइट हो गया। और फिर इसको ले आकर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं बैटरी से, इसको जोड़ देते हैं प्लस से, इसको जोड़ देते हैं माइनस से। तो ग्रेफाइट यहाँ पर किसका काम कर रहा है, कैथोड का कि एनोड का? देखो ये क्या है, ये है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जुड़ा हुआ है प्लस वाले से, प्लस वाले का मतलब क्या होता है, एनोड। अब माइनस का मतलब क्या होता है, कैथोड। ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो भी एल्युमिनियम का ओर है उसको मोल्टेन स्टेट में लेते हैं। एल्युमिनियम का ओर कौन सा होता है, बॉक्साइट, Al2O3, और साथ में मिला लेते हैं इसमें क्रायोलाइट, Na3Al(F6). तो एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए ये जो प्रोसेस है उसमें एक स्टील का वेसल है, उस पर कार्बन का कोटिंग है, उसमें ग्रेफाइट लटका हुआ है, और इसमें जो भी हमारा ओर है उसको क्रायोलाइट से मिलाकर ले लिया गया। अब जब इसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो Al2O3 ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होके क्या बनेगा, 2Al3 प्लस प्लस 3O2 माइनस। अभी बताओ एल्युमिनियम कहाँ जाएगा, कैथोड पर कि एनोड पर? ये ना एनोड है, एनोड प्लस ना है, कैथोड माइनस। किस पे जाएगा, कैथोड पे। कैथोड पे जाएगा एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम कैथोड पे जाके क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, एल्युमिनियम। और वैसे ही एनोड पे कौन जाएगा, हाँ एनोड पे कौन है, कार्बन है ना, तो मतलब एक ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा और क्या बन जाएगा, CO बन जाएगा। तो हमको जो है कैथोड पे मिलेगा एल्युमिनियम, और यहाँ से कार्बन जल के CO और CO2 निकलेगा। Al2O3 ब्रेक हुआ, बना एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन। तो एल्युमिनियम जो है चल जाएगा कैथोड पे, क्योंकि माइनस चार्ज है, एनोड पे प्लस चार्ज, कैथोड माइनस। हम इलेक्ट्रोलाइटिक की बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रोलाइटिक में कैथोड माइनस होता है, एनोड प्लस होता है। तो कैथोड पर जाएगा एल्युमिनियम, रिड्यूस हो जाएगा, और एल्युमिनियम बन के हमको यहाँ मिल जाएगा। और वैसे ही एनोड पर जाएगा ये ऑक्सीजन, और कार्बन जो है ग्रेफाइट में उससे रिएक्ट करके CO या CO2 बन के उड़ जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस बोलते हैं। इसमें बताए होंगे कि 1 kg एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में कितना 0.5 kg कार्बन जल जाता है एनोड का। 1 kg में 0.5 kg कार्बन जल जाता है। उसके बाद एल्युमिनियम को जहाँ तक यूज का बात आता है, तो कहाँ कहाँ यूज होता है, वायर बनाने में यूज होता है, यूटेंसिल बनता है, बर्तन वगैरह बनता है, बहुत सारा जो है बहुत सारा जो है एलाय बनता है एल्युमिनियम से। तो ये सब जो है इसका यूज है, तो पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या इसमें क्वेश्चन और आता है कि इसमें हम आखिर क्रायोलाइट क्यों मिलाए हैं। इसमें जो है एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में व्हाट इज इंपोर्टेंस ऑफ क्रायोलाइट, उसकी क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है, इसके 2 कारण है। पहला बात अभी हम बोले हैं कि बॉक्साइट को हमेशा मोल्टेन स्टेट में लेते हैं, तो ये क्रायोलाइट मिलाने से ना मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, तो आसानी से मोल्टेन स्टेट में आ जाता है। और सेकेंड क्या है कि मिलाने से जो है इस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो इन दोनों कारणों से क्रायोलाइट को मिक्स किया जाता है। ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाई क्रायोलाइट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज बाय मिक्सिंग क्रायोलाइट द कंडक्टिविटी इंक्रीजेज एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज। इस कारण से क्रायोलाइट को मिलाया जाता है। ठीक है, देखो तो वही सब बात है इसमें। इसको बोलते हैं हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। इसमें जो है एल्युमिनियम का वो एल्युमिनियम को जो है मिक्स करते हैं इसके साथ, और क्यों मिक्स करते हैं, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, ताकि मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट घट जाए।
स्टील वेसल लेते हैं, ये सब बात है। फिगर इसमें नहीं बनाया हुआ है, चल फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। फिगर में ये स्टील का वेसल हो गया, इसमें कार्बन का कोटिंग हो गया। यहाँ पर क्या है ये हो गया ग्रेफाइट। ये हो गया ग्रेफाइट। अब इसमें क्या करते हैं, ये क्या है यहाँ पे, ये है स्टील वेसल। स्टील वेसल, ये ग्रेफाइट हो गया। और इसमें क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, क्या ऐड करते हैं इसमें, Al2O3 प्लस Na3AlF6। ठीक है, उसके बाद के बाकी रिएक्शन लिखा हुआ है। ये Al2O3 टूटता है, ठीक है, तो CO2 बनता है, मतलब ओवरऑल रिएक्शन तो ये है। स्टेप वाइज नहीं लिखा हुआ है। अब रिएक्शन में क्या होगा, Al2O3 ब्रेक होगा। अब ब्रेक होके बनेगा 2Al3 प्लस प्लस 3O2 माइनस। कैथोड पर कौन जाएगा, कैथोड पर चल जाएगा एल्यूमिनियम। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम मिल जाएगा। और एनोड पे कार्बन जाएगा और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, तो कार्बन वहां पर रहेगा, रिएक्ट करके CO बनेगा। या फिर अगर 2 ऑक्सीजन पहुंच गया तो CO2 भी बन सकता है। तो ये जो होता है यहाँ पर रिएक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। अब देखो जिंक में और कॉपर में थोड़ा सा ये अच्छा है, क्योंकि प्रोसेस नहीं है। बस मान लो जिंक का पूछता है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि जिंक का कौन कौन सा और होता है ना, कैलामाइन, जिंक ब्लेंड, जिंक आइट, ये सब। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सबको पता है कि कार्बोनेट और है तो क्या करेंगे, कैल्सिनेशन। सल्फाइड और है तो क्या करेंगे, रोस्टिंग। तो उससे क्या मिल जाएगा, ऑक्साइड मिल जाएगा। और फिर ऑक्साइड को किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, जनरली होते हैं कोक होता है, कार्बन, हीट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, जिंक मिल जाता है। चिल्ड मतलब है ना, मतलब कि मोल्टन स्टेट में मिल जाता है। और फिर जिंक को क्या कर देंगे, रिफाइनिंग कर देंगे। तो जिंक का रिफाइनिंग किससे होता है, वही रिफाइनिंग से हो जाएगा, जो या फिर डिस्टिलेशन से भी हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम ना होता है जिंक का मरकरी का, तो उस तरह से। और फिर जिंक का जो यूज है, मेरे ख्याल से यूज लास्ट में लिखा हुआ है ना, तो जिंक का जो है उसके बाद लिख देना है। तो वहीं से बात है, पहले जिंक का और लिखेंगे, फिर ये प्रोसेस की कार्बोनेट और है, और तो कार्बोनेट और है तो कैल्सिनेशन, सल्फाइड और है तो रोस्टिंग करेंगे। और फिर रिड्यूसिंग के साथ हीट करेंगे तो हमको जो है मिल जाएगा मेटल। और फिर इसको प्यूरिफाई कर लेंगे और इस तरह से यूज लिख देना है। उसी कॉपर में भी करना है, कॉपर के ऊपर और लिख देना है, कॉपर का और क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस है ना, और कौन है मेलेसाइट, ये सब इसका और हो गया। लिखने के बाद वही बात है कि अगर कार्बोनेट और है तो उसका कैल्सिनेशन कर देंगे, और सल्फाइड और है तो क्या कर देंगे, रोस्टिंग कर देंगे। और फिर करने के बाद जो हमको ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाएगा, तो फिर उसको क्या करेंगे, किसी कार्बन के साथ हीट कर देंगे तो हमको जो है फिनली मेटल मिल जाएगा। और फिर जो मेटल मिल जाएगा कॉपर, इसको क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे। क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो करने के बाद हमको जो है प्योर मेटल मिल जाएगा। नेक्स्ट है अब आयरन। अब आयरन में थोड़ा सा कहानी है, इसको नहीं प्रोसेस देता है। तो इसमें क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस का यूज किया जाता है। इसमें जो है ब्लास्ट फर्नेस को यूज किया जाता है। इसमें 3 चीज डालते हैं। एक डालते हैं अपना जो भी ओर है उसको, एक डालते हैं कोक, और एक डालते हैं लाइम स्टोन। CaCO3 को क्या बोलते हैं, CaCO3 को बोलते हैं लाइम स्टोन। ठीक है, CaCO3 बोलते हैं लाइम स्टोन, CaO को बोलते हैं क्विक लाइम। CaO को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। और CaOH2 को बोलते हैं सेलेक्ट लाइम। इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम। याद रहेगा, CaOH2 को सिलेक्ट लाइम,
CaO को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। और CaCO3 को बोलते हैं लाइम स्टोन। ठीक है, चूना पत्थर, बुझा वो चूना और कली चूना। अब देखो तो यहाँ पर और को लेंगे, कोक को लेंगे और CaCO3 लेंगे, लेके डाल देंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन का ब्लास्ट जाते रहता है। अब उसके बाद ये सबको लिया क्यों गया? अब होता क्या है ना कि ओर में कुछ कुछ गंदगी रह जाता है, मान लो सिलिका रह गया, मान लो ओर है Fe2O3। आयरन का ओर कौन कौन सा होता है? वही Fe2O3, Fe3O4, FeS2, FeCO3। तो उसको लेकर और ओर को पार्टिकल को क्या करेंगे कि ओर को कार्बन के साथ और सी एस के साथ मिक्स करके इसमें डाल दिया गया। अब इसमें से जो CaCO3 है ये टूटेगा और बनेगा CaO प्लस CO2। CaO क्या करेगा कि जो गंदगी है SiO2 इससे रिएक्ट कर लेगा और बन जाएगा CaSiO3। मतलब ये क्या कर रहा है कि जो गैंग है उसको हटा रहा है। तो ये हो गया गैंग। गैंग के साथ जो मिक्स होता है उसको बोलते हैं फ्लक्स, और दोनों को मिलके जो बनता है उसको बोलते हैं स्लैग। तो यहाँ पर इसको इसलिए मिलाया गया ताकि जो भी उसमें इम्प्योरिटी रह गया है उसको हम अलग कर सकें। उसके बाद जो है इसमें कार्बन जो है जाएगा नीचे वाला पार्ट में, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और बन जाएगा क्या? CO बन जाएगा या फिर CO2 बन जाएगा, लिखा हुआ रिएक्शन पूरा। और उसके बाद ये जो है और से रिएक्शन करेगा। फाइनली जो हमको यहाँ मेटल मिलता है आयरन, उसको क्या बोलते हैं? पिग आयरन। पिग आयरन क्या प्योर होता है? नहीं, इसमें 4% कार्बन होता है, सल्फर होता है और बहुत सारी चीजें। इसको और प्योर करके फिर क्या बनता है? कास्ट आयरन। और फिर कास्ट आयरन के बाद फाइनली क्या बनता है? रॉट आयरन। रॉट आयरन इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। रॉट आयरन जो होता है इसको ये मेलिएबल होता है। ये कास्ट आयरन मेलिएबल नहीं होता है, ब्रिटल होता है, मारने से टूट जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन जो होता है इसमें कैल्सिनेशन या रोस्टिंग ठीक है करने के बाद इसको लाइम स्टोन और कोक के साथ मिक्स करके मिलाते हैं। ये सब रिएक्शन होता है। लोअर टेम्परेचर रेंज कहाँ पर होगा? ऊपर में। ऊपर में हो जाएगा ये सब रिएक्शन, नीचे में हो जाएगा ये रिएक्शन, ये सब मिला के ताकि ये फ्लक्स गैंग स्लैग बना। आयरन जो मिलता है ब्लास्ट फर्नेस में उसमें 4% कार्बन होता है, उसको क्या बोलते हैं? पिग आयरन। पिग आयरन की जब हीट करते हैं आयरन के साथ तो फाइनली क्या मिलता है? हमको मिलता है कास्ट आयरन, जो कि ब्रिटल होता है, हार्ड होता है लेकिन ब्रिटल होता है। और कास्ट आयरन से फिर क्या बनता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन मिलता है, उसको बोलते हैं रॉड आयरन। ठीक है, अब एल्युमिनियम, कॉपर और जिंक और आयरन का जो है यूज लिखा हुआ है, यूज सबका याद कर लेना है। उस यूज में कम लिखा हो अपने मन से भी उसको जोड़ लेना है। जैसे एल्युमिनियम का यूज क्या क्या है? इसका यूज होता है चॉकलेट वगैरह के रैपर के रूप में। फूड को भी पैक करने के लिए एल्युमिनियम फॉयल का यूज होता है। इसके अलावा जो है चूंकि बहुत ये रिएक्टिव होता है तो इसका यूज क्रोमियम या मैग्नीज के एक्सट्रैक्शन में हो सकता है। इसका वायर का यूज किया जाता है। जनरली जो वायर यूज होता है वो किसका होता है? एल्युमिनियम का ही ना होता है। कॉपर का थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, कॉपर का भी होता है थोड़ा महंगा पड़ जाता है, एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। कॉपर का यूज भी वायर बनाने में होता है ना। उसके अलावा जो है स्टीम पाइप बनाने में यूज होता है। उसके अलावा सिक्का बनाने में, कॉइन बनाने में यूज होता है। जिंक का यूज भी गैल्वेनाइजेशन करने में होता है और ये सब। ठीक है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक स्टार्ट, पी ब्लॉक। बायोलॉजी के पूरे इस चल के तो चलो। चलो अब पढ़ते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप हम लोग को पढ़ना है? 4 ग्रुप पढ़ना है। 15, 16। अब देखो इसमें पी ब्लॉक का जहां तक बात है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इसमें से सबसे ज्यादा पूछता है। अच- हाँ, जैसे कि एक इसमें से लिख देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसमें से कौन कौन है? एक है इसमें से कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट pH3 से ज्यादा क्यों होता है? पहले थोड़ा बेसिक बात देख लेते हैं। पी ब्लॉक में वैसे तो 6 ग्रुप आते हैं, है ना। कहाँ से कहाँ तक? 13 ग्रुप, 14, 15, 16, 17, 18। 13 में कौन कौन आता है? ब्रॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जो हम लोग को नहीं पढ़ना है। 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, पोलीबडेनम। 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम।
इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, और इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 4 ये सब ग्रुप हो गया जो कि पढ़ना है। उसमें से हम लोग को पढ़ना है इसमें से 4 ग्रुप, है ना? 15 ग्रुप, 16, 17 और 18, ठीक है? 4 ग्रुप पढ़ना है। पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 और Np126। फिर 3 रहेगा तो 15 हो जाएगा। Np क्या होता है? 1 2 Np1 रहेगा तो 13 ग्रुप, Np2 रहेगा तो 14, Np3 रहेगा तो 15, Np4 रहेगा तो 14, Np तो 15 16, Np5 रहेगा तो 17 ग्रुप, Np6 रहेगा तो 18। जैसे 15 ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? NH2 Np3, इसका हो जाएगा NH2 Np4, इसका NH2 Np5, NH2 Np6 और इसका NH2 Np, एक सेकंड, 3 4 5 6 हो तो गया। ओके, नहीं पढ़ना है। तो 15 में हो गया NH2 Np3। जैसे कि मान लो कि नाइट्रोजन का लिखना है, नाइट्रोजन का लास्ट में क्या आएगा? N मतलब नंबर ऑफ पीरियड। नाइट्रोजन किस पीरियड में? सेकंड पीरियड में है, तो लास्ट में क्या आएगा? 2s2 2p3। अगर बात करते हैं फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का है, 3 होगा। 2s2 2p में कितना आएगा? 5 आएगा ना? कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है? तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन जो है याद रखना है। कॉन्फ़िगरेशन जो है इस तरह से याद रखना है, 1s2 1p3, NH2 NP3, 2s2 2p3, इस तरह से लिखने ही आना चाहिए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एक है हैबर्स प्रोसेस, एक ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस किसके लिए होता है? एक होता है हैबर्स प्रोसेस, एक होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और एक होता है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस इज फॉर अमोनिया, ये किसके लिए होता है? अमोनिया के लिए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज फॉर सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑस्टवाल्ड प्रोसेस इज फॉर नाइट्रिक एसिड। हैबर्स प्रोसेस में जो होता है कंडीशन क्या क्या होता है, जिसमें जो कैटलिस्ट यूज होते हैं K2O प्लस L2O3 प्लस आयरन ऑक्साइड, है ना? उसके अलावा इसमें टेम्परेचर कितना होता है? 700 केल्विन, और प्रेशर कितना होता है? 20 मेगा पास्कल, या फिर इसी को लिख सकते हैं 200 ATM। ये सब कंडीशन याद रखना है। बाकी रिएक्शन तो याद ही होना चाहिए कि हैबर्स प्रोसेस में सिंपली क्या होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल के क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया हैबर्स प्रोसेस का। तो हैबर्स प्रोसेस से बनता क्या है? बनता है अमोनिया। कैटलिस्ट हो गया K2O L2O3 आयरन ऑक्साइड, टेम्परेचर हो गया 700 केल्विन, प्रेशर हो गया 20 मेगापास्कल, और ये रिएक्शन हो गया। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो होता है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है? P2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इसमें जो होता है टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है? प्रेशर हो जाता है यहाँ पर 2 बार, और ये हो जाता है 500 समथिंग केल्विन, 500 केल्विन के आसपास, ठीक है? उसके बाद इसमें जो रिएक्शन होता है ये 3 स्टेप में होता है। पहले क्या होता है? सल्फर को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? SO2। SO2 को फिर हीट करते हैं ऑक्सीजन में, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को हीट करते हैं किससे? H2SO4 के साथ ही कर देते हैं, तो बन जाता है H2H2O7। इसको क्या बोलते हैं? ओलियम बोलते हैं, ठीक है? तो ये प्रोसेस हो गया कॉन्टैक्ट। उसी ऑस्टवाल्ड प्रोसेस किसके लिए होता है? नाइट्रिक एसिड के लिए, है ना? ये किसके लिए होता है? नाइट्रिक एसिड। इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है? प्लेटिनम। कौन सा यूज होता है? PT। और ये कितना होता है? 9 बार, और अप्रोक्स कितना? 600 से 800 केल्विन के आसपास कुछ रहता है टेम्परेचर। उसके बाद इसमें रिएक्शन क्या होता है? ये भी 3 स्टेप में होता है। बहुत बार ऑस्टवाल्ड प्रोसेस को ना इसे पूछ देता है कि अमोनिया से
नाइट्रिक एसिड बनाने का जो मेथड है वो लिखिए। इसमें अमोनिया से नाइट्रिक एसिड बनता है। अमोनिया मतलब क्या हो गया, NH3, फर्स्टली इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स NO plus H2O, then NO reacts with again with oxygen and it forms NO2, then NO2 reacts with H2O and it forms HNO3 plus NO। ठीक है, तो 3 स्टेप में जो है ये तीनों प्रोसेस याद रखना है। तीनों का मेनली बनता क्या है, तीनों में कंडीशन कौन-कौन से हैं, ये जो है याद रखना है। हाँ, बस इतना डाटा लेके और फिर इसको अपनी लैंग्वेज में लिखते रहो, ज़रूरी थोड़ी कि बस हाँ, ये अब ये सब डाटा लेकिन याद रहेगा तो डाटा याद रख के फिर इसको अपनी लैंग्वेज। तो ये तो एक इम्पोर्टेंट हो गया, ऑस्टवाल प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस और ये प्रोसेस वाला बात। उसके अलावा कुछ है क्वेश्चन है कि व्हाई, मतलब व्हाई H2O हैज़ लो हाई बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई। अब इसके लिए याद रखना चाहिए कि 3 ही ऐसे एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। वो कौन-कौन से एलिमेंट हैं? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कौन है? फ्लोरीन। ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के कारण बाकी सब चीज़ प्रॉपर्टी थोड़ा-सा अलग हो जाता है। जैसे पूछ देता है कि व्हाई H2O इज़ लिक्विड व्हाइल H2O इज़ गैस, व्हाई? क्योंकि H2O में क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा कि 2 मॉलिक्यूल इसमें बनता है तो क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना? H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, चलो नोट से निकालते हैं। तो ग्रुप अंतर में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलवाइड है, अब बिस्मथ क्या है? मेटल होता है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। नाइट्रोजन जो है गैस है, बाकी सब ठीक सॉलिड होता है। इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -3 +3 +5, नीचे जाने पर कौन बढ़ता है? +3 का जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ता है। नीचे जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ता है +3 का। अब -3 और +5 का घटता है। ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट डी और एफ सबसेल का ठीक है वो कम होता है। व्हाई नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 4 बॉन्ड? देखो इस क्वेश्चन को अलग तरह से पूछता है। इसमें पूछता है इसमें पूछता है PCl5 इज नोन व्हाइल LCN5 इज नॉट नोन, व्हाई? ना ना, PCl5 इज नोन व्हाइल NCl5 इज नॉट नोन, व्हाई? बिकॉज NCl5 बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड। नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3, यही ना होता है? 7 होता है ना? 1s2 2s2 2p3। अब क्या 2 का d होता है? नहीं। तो मैक्सिमम कितना बनेगा? एक s का है या 3 p का है? मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनेगा। और चूंकि ये 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता है इसलिए NCl5 इज नॉट नोन। वही क्वेश्चन है, व्हाई नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड? क्योंकि नाइट्रोजन हैज ओनली s एंड p ऑर्बिटल और इट डज नॉट फॉर्म d ऑर्बिटल। मतलब d ऑर्बिटल नहीं होता है इसलिए 4 से अधिक बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा होने के कारण उसमें पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बन जाता है, इस कारण से। अच्छा, मल्टीपल बॉन्ड बनने के कारण ही नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर लेस रिएक्टिव होता है। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर? उसका भी कारण क्यों क्या हो जाएगा? क्योंकि नाइट्रोजन में यहाँ पर कितने बॉन्ड हैं? ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन में कितना बॉन्ड होता है? 1 बॉन्ड। ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड होता है? 2 बॉन्ड। और इसमें 3 बॉन्ड, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है ज़्यादा होने के कारण बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई इट इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। उसके बाद यहाँ हाइड्राइट का बात कर रहा है, तो हाइड्राइट में अगर बात करते हैं बेसिक नेचर, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि NH3 और PH3 में से विच इज मोर बेसिक? NH3 इज मोर बेसिक। बात है क्यों? क्योंकि देखो बेसिक का मतलब क्या होता है? जो अपना इलेक्ट्रॉन इजिली दे दे उसको बोलते हैं बेस, और जो अपना H+ इजिली दे दे उसको बोलते हैं एसिड। जो अपना H+ आसानी से दे देगा उतना ही अच्छा एसिड होगा, और जो अपना इलेक्ट्रॉन जितना इजिली दे देगा उतना ही अच्छा बेस होगा। अब NH3 और PH3 में से कौन अपना इलेक्ट्रॉन इजिली दे देगा? तो आंसर है NH3। क्यों? क्योंकि N का साइज छोटा है और इस पर लोन पेयर भी तो है, लोन पेयर है। लोन पेयर होने के कारण क्या होता है कि रिपल्सन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन पूरा आसपास से रिपल्सन होता है, तो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को फेंकना चाहता है, दूर जाना चाहता है, इसलिए ये अच्छा बेस होता है, इजी अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। स्टेबिलिटी की जहां तक बात है तो वही बात है कि कौन, मतलब गर्म करेंगे अगर तो कौन ज्यादा तक स्टेबल रहेगा? तो आंसर है NH3। देखिए N का साइज छोटा होने के कारण वो अपने हाइड्रोजन को क्या करेगा? पकड़ के रखेगा। हाइड्रोजन को पकड़ के रखेगा तो हाइड्रोजन इसलिए जाएगा नहीं इसके पास से, स्टेबिलिटी में भी नंबर 1 है।
रिड्यूसिंग नेचर का जब बात आएगा, मतलब बेसिक नेचर का, एसिडिक नेचर का, तो एसिडिक बिहेवियर अधिक किसका हो जाएगा, BiH3 का, क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो हाइड्रोजन दूर दूर है, साइज बड़ा ना है बिस्मथ का, हाइड्रोजन दूर दूर, तो हाइड्रोजन को निकालना यहाँ से आसान है, जिसमें आसानी से हाइड्रोजन निकल सकता है वो उतना ही अच्छा एसिड होता है। इसलिए ये ऑर्डर हो गया, बुझा गया। बेसिक नेचर में ज्यादा होगा NH3 स्टेबिलिटी में, लेकिन रिड्यूसिंग नेचर में सबसे कम होगा NH3, जो कि साइज छोटा होने के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फीन इज लोअर देन, देखो हम लोग को पता है, जैसे मान लो हम लिखते हैं, अगर नाइट्रोजन NH3 बनाता है, फास्फोरस क्या बनाता है, PH3, और आर्सेनिक AsH3, फिर SbH3, फिर BiH3, इसमें से सबसे अच्छा बेस कौन सा है, NH3। NH3 सबसे अच्छा बेस, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसका है, किसका हो जाएगा, बिस्मथ का। अब नीचे जब जो साइज बढ़ता है, सबसे स्मॉलर साइज किसका है, N का, और सबसे लार्जर साइज किसका है, बिस्मथ का। तो इसके रिगार्डिंग पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो जिसका ज्यादा होता है सरफेस एरिया उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ज्यादा किसका होना चाहिए था, BiH3 का, और सबसे कम किसका होना चाहिए था, NH3 का। ऐसा होता नहीं है, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट BH3 से ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। मान लो NH3 का एक मोलिक्यूल है, यहाँ NH3 का एक और मोलिक्यूल है, अब इनके बीच में हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से ज्यादा हो जाता है। तो ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा होता है। नेक्स्ट है कि जो पेंटा हैलाइड है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ, क्योंकि नाइट्रोजन बनाता नहीं है, नाइट्रोजन कभी भी पेंटा हैलाइड बना पाएगा, पेंटा मतलब क्या, मान लो दिया है PCl5 और दिया हुआ है PCl3, दिस इज कॉल्ड पेंटा हैलाइड, दिस इज कॉल्ड ट्राई हैलाइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। नाइट्रोजन कैन ओनली फॉर्म NCl3, NCl5 बना नहीं सकता है, ठीक है। तो इसमें से अब आता है कि PCl5 और PCl3 में से ये ज्यादा कोवेलेंट होता है इसके तुलना में, क्यों, इसका जो बॉन्ड होता है ज्यादा कोवेलेंट होता है। ये देखो फास्फोरस यहाँ पर 5 बॉन्ड बनाने के लिए अपना S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल पूरा यूज किया है, इसलिए ज्यादा कोवेलेंट होता है। इसमें खाली S और P यूज होता है, इतना कोवेलेंट नहीं होता। तो मतलब वही इसका आंसर हो जाएगा कि in trihalide molecule only S and P subshell takes part in hybridization, while in pentahalide S and D subshell also take part. S, P and D subshell also take part in hybridization. That's why pentahalide is more covalent than trihalide. Next है, why is BiH3 strongest reducing agent? क्यों, क्योंकि बिस्मथ का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने से बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाता है, बॉन्ड लेंथ बड़ा होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाता है, इसलिए है ना। सबसे अच्छा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन होगा, बिस्मथ हाइड्राइड होगा। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ बिस्मथ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ बिस्मथ एंड हाइड्रोजन इज वेरी लो, एंड दिस इज द रीजन Bi acts as best reducing agent। वही क्वेश्चन बताया थे अभी, वाई N2 इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होने के कारण बॉन्ड बहुत मजबूत हो जाता है, बॉन्ड को तोड़ना पॉसिबल नहीं रह पाता है। नेक्स्ट है हैबर्स प्रोसेस, बताएं अभी। हैबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन का अमोनिया बनता है, ठीक है, कंडीशन 700 केल्विन, और ये ठीक है K2O L2O3 प्रोसेस होता है। अमोनिया एक कलरलेस गैस है, पंजेंट ऑर्डर होता है। हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया का क्या होगा, NH3, है ना। अमोनिया को अगर बनाया जाए फिगर, तो अमोनिया का फिगर कुछ इस तरह से, अमोनिया इस इसमें हाइब्रिडाइजेशन इसका है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और शेप क्या होता है इसका, पिरामिडल, पिरामिडल शेप होता है। उसके बाद NH3 के कुछ रिएक्शन दिया है, याद रखना है। तो NH3 जब कॉपर से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, CO। ये तो कलरलेस होता है, ये ब्लू कलर का होता है, ये डीप ब्लू कलर का होता है। ये किस कलर का होता है, डीप। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो कमेंट में जो देख रहे हैं ऑनलाइन, इसका नाम बताओ, CuNH3। अब इसका नाम क्या होगा, CuNH3 का, इसका नाम और इसका नाम, इसका नाम क्या होगा, टेट्रा एमीन, एमीन कॉपर। इपरेट तो होगा नहीं, प्लस वाला है ना, टेट्रा एमीन कॉपर। और ऑक्सीजन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। इसका क्या हो जाएगा,
कौन हो जाएगा? डाईएमीन सिल्वर, प्लस में है ना, माइनस में तब ना 8 लगता है, प्लस सिल्वर, डाईएमीन सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर के यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना है कि जब कॉपर रिएक्ट करता है तो डीप ब्लू कलर का है, व्हाइट पीपीटी एजीसीएल का रिएक्शन करता है तो कलरलेस बनता है। ठीक है। NH3 लेविस बेस क्यों है? बेस क्यों होता है? क्योंकि अपना लोन पेयर इसे डिनोट कर सकता है। बेस इसको बोलते हैं, विच कैन डोनेट इट्स लोन पेयर, विच कैन डोनेट लोन पेयर, दैट्स व्हाई NH3 इज लेविस बेस। नाइट्रिक एसिड का बात कर रहा है, किससे बनता है नाइट्रिक एसिड? ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से बनता है। 3 प्रोसेस में होता है, NH3O2 से रिएक्ट करके ये फिर इसमें पीटी प्लेटिनम होता है, 9 बार प्रेशर, 500 केल्विन टेम्परेचर यूज होता है। नाइट्रिक एसिड का यूज होता है बम, ये एक्सप्लोसिव बनाने में, विस्फोटक जो होता है ना बम बारूद, उसको बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में इसका यूज होता है। फास्फोरस का बात कर रहा है, फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप होते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस को हीट करते हैं 573 केल्विन पे तो क्या बनता है? रेड फास्फोरस। इसको हीट करते हैं 803 केल्विन पे तो क्या बनता है? ब्लैक फास्फोरस। यह क्या होता है जब फास्फोरस को NaOH के साथ हीट करते हैं? दिस इज मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फीन गैस। क्या बनता है? फॉस्फीन गैस बनता है। जब फास्फोरस को NaOH के साथ CO2 के बेस में हीट करते हैं तो फॉस्फीन गैस बनता है, साथ में बनता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। क्या बनता है? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। याद रखना है व्हाट अकर्स तो व्हेन व्हाइट फास्फोरस इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 देन फॉस्फीन गैस गेट्स फॉर्म। याद रखना। उसके बाद कह रहा है कि फॉस्फीन एसिड से रिएक्ट, अब निश्चित बात है कि फॉस्फीन एक बेस है, एसिड से रिएक्ट करके तो सॉल्ट ही बनेगा, तो PH4Br बनता है जो सॉल्ट होता है। नेक्स्ट आता है बॉन्ड एंगल PH4 पॉजिटिव का PH3 से कम होता है, क्यों? क्यों कम होता है? हाँ देखो फिगर का जगह भी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो PH4 पॉजिटिव ये हो गया PH4 पॉजिटिव। देखो पता है कि सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होता है? लोन पेयर, लोन पेयर। उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम किसमें होता है? बॉन्ड पेयर। क्योंकि इसमें रिपल्सन कम है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? ज्यादा। इसमें रिपल्सन ज्यादा होने के कारण ये आपस में आगे कॉन्टेक्ट हो जाता है, इसलिए PH3 का बॉन्ड एंगल PH4 से कम होता है। अब फास्फोरस हैलाइड का बात कर रहा है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का फिगर कैसा बनेगा? वही जैसे कि NCl3 का या NH3 का बनता है, Cl, ठीक है। कैसे बनता है ये? जब व्हाइट फास्फोरस को 6Cl2 से हीट करते हैं तब तो बनता है PCl3। इधर देखो 6 से करेंगे तो क्या बनेगा? Cl3। यहीं पर 5Cl2 कर देंगे तो क्या बन जाएगा? PCl5। क्या बन जाएगा? PCl5 बन जाएगा। ठीक है, कलरलेस होता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ये इंपॉर्टेंट है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फिगर इसे होता है, बताओ तो क्या इसमें पांचों बॉन्ड सेम होते हैं क्या? क्या इसमें पांचों बॉन्ड सेम होते हैं? पांचों बॉन्ड सेम नहीं होते। These three bonds are smaller की longer। इक्वेटोरियल बॉन्ड कैसा होता है? स्मॉलर होता है। इन दोनों को क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड। इन तीनों को क्या, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है PCl5 का वो क्या होता है? sp3d। ठीक है, sp3d। और इसका शेप क्या होता है? शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप कौन सा होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है। इस दो को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड विच मेक्स 90 डिग्री एंगल। इस तीन को बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड विच मेक्स 120 डिग्री एंगल। इनका लेंथ जो होता है वो बड़ा छोटा होता है, इसका लेंथ जो होता है बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन होने के कारण इसका साइज बड़ा, इसका लेंथ बड़ा हो जाता है। तो लिखा हुआ है PCl, अच्छा PCl5 को हीट करते हैं तो क्या बनता है? PCl3 बनता है और Cl2 बनता है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है आर ऑल द 5 बॉन्ड इन PCl5 मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट। क्या पांचों बॉन्ड सेम होते हैं? आंसर इज सेम नहीं होते हैं, बिकॉज PCl5 में 3 बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड होते हैं, इसलिए। फास्फोरस का ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड और फास्फोरस का इसमें 3 बस याद रखना है। फास्फोरस के ऑक्सो एसिड इतना याद नहीं करना है, याद है तो अच्छी बात, उसे 3 जो है याद रखना है। 3 कौन कौन सा याद रखना है? एक याद रखना है H3PO2, एक H3PO3 और एक H3PO। इसका नाम भी एकदम जो सिंपल वाला है वो याद रखना है,
किसको बोलते हैं फॉस्फोनिक एसिड, इसको बोलते हैं फॉस्फेनिक एसिड। इसको इसको बोलते हैं फास्फोरस, फास्फोरस, हाँ फास्फोरस या फास्फोनिक, इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। और इसको क्या बोल देते हैं फॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद पूरा का ये याद रखना है इसका फिगर। देखो इसमें क्या है, पी के पास यहाँ पर जो है फॉस्फेनिक एसिड में डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर है OH, OH, यहाँ पर है H, यहाँ पर है H, यहाँ पर P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर P डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा OH, ये OH। तो ये बस याद रखना है तीनों का। कौन कौन, फास्फेनिक एसिड, फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक। अब सुनो, जिस एसिड के पास इतना OH रहता है उसको उसका बेसिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिसिटी। इसके पास कितना OH है, 3, इसको बोलेंगे ट्राई बेसिक एसिड। ऐसा बोलेंगे इसको, ट्राई बेसिक एसिड। इसके पास कितना OH है, 2, तो इसको बोल देंगे डाई बेसिक एसिड। इसके पास है 1, तो मोनो बेसिक एसिड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये मान लो आता है कि YH3PO4 इज कॉल्ड ट्राई बेसिक एसिड बिकॉज इट हैज 3 रिलेजेबल OH माइनस। 3 OH माइनस है तो ट्राई बेसिक, 2 है तो डाई बेसिक, 1 है तो मोनो बेसिक। उसके बाद जिसके पास ज्यादा H रहेगा उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग नेचर का होगा। तो जो हाइड्रोजन त्यागता है ना उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग नेचर। बताओ इस तीनों में से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग नेचर का कौन होगा, ये जिसको देखो 2 फ्री हाइड्रोजन देने के लिए, तो ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, याद रखना। तो यही 3 बस याद रखना है एसिड में। 3 कौन कौन था, एक था H3PO2, H3PO, H3PO3, H3PO, ये फॉस्फेनिक है, ये फॉस्फेनिक या H3PO2, H3PO3 और H3PO। उसके बाद आता है व्हाई डज H3PO2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि H3PO2 में भी देखिए 2 H एटम रहता है। 2 H एटम होने के कारण ये आसानी से अपना H प्लस क्या कर देता है, त्याग देता है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ H3PO4, बेसिसिटी कितना होता है, 3, द नंबर ऑफ OH माइनस एनी एसिड कैन रिलीज इज टर्म्ड एज बेसिसिटी। तो H3PO4 में 3 होता है, बेसिसिटी इसका 3 हो गया। दे रहा है कि जब H3PO3 को हीट करते हैं तो क्या बनता है, H3PO4 बनता है और PH3। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6 में से 3 गया 3। ठीक है ना, यहाँ देखो कितना है 3, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है -3। अब चूंकि फास्फोरस यहाँ पर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, अब फास्फोरस रिड्यूस भी हो रहा है। अगर कोई एटम जो है ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होता है तो उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। ठीक है, अब आता है ग्रुप 16। ग्रुप 16 में कौन कौन आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम, है ना। और इसमें भी वही चीज है, ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। सेलेनियम और टेल्यूरियम जो है वो क्या है, मेटलोइड है। और पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है, पता है ना, अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन। उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन तो होता ही नहीं, आयरन तो 4 नंबर पे होता है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट सुन लो, एग्जाम में अगर आएगा विच इज मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट तो ऑक्सीजन आएगा, विच इज मोस्ट एबंडेंट मेटल तो एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा आयरन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। मान लो ऑक्सीजन नहीं है ऑप्शन में तो सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन भी नहीं है तब एल्यूमिनियम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड एंथैल्पी कंपेयर टू करेक्ट। ग्रुप 15 के बाद ग्रुप 16 आता है। ग्रुप ग्रुप 15 में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, नाइट्रोजन, और 16 में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। सही है, ये आता है।
अब हमको पता है कि इधर जाने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है, बढ़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है ना? नाइट्रोजन इसका अच्छा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 और इसका जनरल क्या होता है? NH2 NP4, ठीक है? NH2 NP3 NH2 NP4 होता है। अब चूंकि इसमें NP3 है तो इस कारण से ये हाफ फिल्ड हो जाता है और हाफ फिल्ड हमेशा बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसमें NP4 होने के कारण इसमें NP4 होने के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। यही कारण ये इलेक्ट्रॉन इजीली दे देता है। इसलिए ग्रुप 16 का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ग्रुप 15 से कम होता है। ये एक्सेप्शन है। जनरली लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ता है, बट इन केस ऑफ ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 एलिमेंट ये घटता है ड्यू टू सिमेट्री ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप 15 के एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन में सिमेट्री है, 3 एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण सिमेट्री आ जाता है। तो वही है। तो ये जो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल है, इस कारण से अपने इलेक्ट्रॉन इजीली देना नहीं चाहता है, इसके आंसर का वैल्यू घट जाता है। ठीक है, तो वही सब बात। उसके बाद जिसका ग्रुप 15 का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या क्या था? -3 + 3 + 5। इसका होता है -2 + 2 + 4 + 6। ऑक्सीजन केवल -2 शो करता है, दो कंपाउंड को छोड़कर OF2 और O2F2। OF2 में +2 शो करता है, O2F2 में +1 शो करता है, पेरोक्साइड में -1 शो करता है। उसको छोड़ के हर जगह -2 शो करता है, याद रहेगा ना? ऑक्सीजन केवल कौन शो करता है? -2। दो ही ऐसे कंपाउंड जहाँ प्लस में शो करता है, एक इसमें OF2 में और एक इसमें O2F2 में। OF2 में क्या शो करता है? +2। O2F2 में क्या शो करता है? +1। ठीक है। इसका अगर हाइड्राइड का बात करें तो H2E, उसमें क्या बनता था? NH3 PH3 ASH3। यहाँ पर H2O H2S H2SC H2T। क्वेश्चन H2O लिक्विड है, H2S गैस है, क्यों? क्योंकि H2O में होता है बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण H2O आ जाते हैं करीब करीब और वो गैस से बन जाते हैं लिक्विड। नेक्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन, तो वहीं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? H2O होगा। ऑक्सीजन का साइज छोटा होने के कारण ये अपना हाइड्रोजन को इजिली जाने नहीं देगा, स्टेबल रहेगा। सबसे कम स्टेबल कौन होगा? H2E। तो अब पूछ रहा है बिटवीन H2O एंड H2T विच इज मोर एसिडिक? कौन अपना हाइड्रोजन आसानी से त्याग देगा? आंसर इज H2T। क्यों? क्योंकि साइज छोटा है, तो साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने के कारण उसका जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो कम हो जाएगा, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन H+ इजिली त्याग सकता है। देखो H2T is more acidic than H2O due to low value of bond dissociation enthalpy of H than H2HO। इसमें ट्रिलियम का साइज बड़ा ना है तो आसानी से H+ निकालना आसान है, और इसमें H2O का ऑक्सीजन का साइज छोटा है, H को पकड़ के रखेगा। ऑक्सीजन सबसे रिएक्शन कर लेता है, कुछ नोबल मेटल्स हैं जिसकी गोल्ड और प्लेटिनम, इनसे ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करता है और साथ में नोबल गैस से भी रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, ऑक्सीजन कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होता है। जो वीकली रिपेल होता है उसको क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट है ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ किसी के बीच कंपाउंड होता है उसको ऑक्साइड बोलते हैं। ऑक्साइड दो टाइप के होते हैं, सिंपल ऑक्साइड, मिक्स ऑक्साइड। मिक्स ऑक्साइड मतलब जिसमें कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है एलिमेंट का फ्रैक्शनल में हो। यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आएगा? 8/3 आएगा। ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 है तो 8 हो जाएगा, 8/3 आएगा इसका। यहाँ पर भी कितना आएगा? 8/3। तो फ्रैक्शनल में आ रहा है, इसको बोल देंगे मिक्स ऑक्साइड। सिंपल में कौन हो गया? जिसमें कि सिंपल इसमें 4 आएगा, इसमें 3 आएगा। सिंपल मतलब इसमें होल नंबर हो। अब सिंपल ऑक्साइड में एसिडिक हो गया। अगर पानी से रिएक्ट करके एसिड बना रहा है तो क्या बोल देंगे? एसिडिक ऑक्साइड। पानी से रिएक्ट करके बेस बना रहा है, बेसिक। ना ही एसिड बना रहा है ना ही बेस बना रहा है तो न्यूट्रल, और अगर दोनों तरफ बना रहा है तो एम्फोटेरिक। O3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह काम करता है। कैसे? तो O3 क्या होता है? O3 टूटता है तो क्या बनता है? O3 ब्रेक होता है तो बनता है O2+O। इसको बोलते हैं नेस्केंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? नेस्केंट ऑक्सीजन। तो क्योंकि नेस्केंट ऑक्सीजन बनता है और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए O3 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सल्फर S8 और S6 दोनों फॉर्म में पाया जाता है, याद रखना है। सल्फर भी पैरामेग्नेटिक बिहेवियर शो करता है क्योंकि इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामेग्नेटिक कौन होता है? इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। डायमैग्नेटिक कौन होता है? इसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं।
हाउ इज प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड? SO2 के प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट करते हैं? क्योंकि SO2 पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को डीकलराइज कर देता है। पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन कैसा होता है? हाँ, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। तो उसको ये क्या कर देता है, उसको जो है ये डीकलराइज कर देता है। नेक्स्ट है ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। इसमें भी याद रखना है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम। ओलियम कौन हो गया? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और पेरोक्सोसल्फ्यूरिक एसिड। सबका फिगर याद रखना है। जैसे H2SO3 है, तो इसका फिगर जो होगा, इसका फिगर जो होगा कुछ इस तरह से, H2SO4 है, तो H डबल बॉन्ड O OH। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2H2O7 है, तो SOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। और है पेरोक्सोसल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सो मतलब क्या होता है? जहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्डिंग हो। ये हो जाएगा SOOS, बाकी सब सेम, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O। हाँ, अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो हो गया पेरोक्सो डाई, पेरोक्सो बोलते हैं ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब है कांटेक्ट प्रोसेस। पता है ना कांटेक्ट प्रोसेस से क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, पहले सल्फर को ऑक्सीजन से हीट करेंगे, SO2 बनेगा, वैनेडियम पेंटॉक्साइड यहाँ पर कैटलिस्ट होता है SO3, और फिर इसको करने पर ओलियम बनेगा, ठीक है। कैसे बढ़ाएंगे कंडीशन इसके प्रोसेस को? तो इसमें V2O5 कैटलिस्ट यूज करेंगे, और साथ में 720 केल्विन टेम्परेचर यूज करेंगे, और 2 बार प्रेशर यहाँ पर यूज करता है। ये कंडीशन है, याद रखना। H2SO4 का यूज कहाँ कहाँ? देखो H2SO4 जो होता है बहुत ज्यादा यूज होने वाला एसिड है। किसी भी देश का अगर इंडस्ट्रियल या उस देश का GDP के बारे में मालूम करना है कि देश कितना डेवलप कर रहा है, तो वहाँ पर डे कितना H2SO4 बनता है और यूज होता है, उससे मालूम चल जाएगा। जो देश ज्यादा H2SO4 बना के यूज करता है, उतना ही ज्यादा डेवलपिंग कंट्री है, उतना ज्यादा उसमें प्रोग्रेस हो रहा है उस देश में। क्योंकि H2SO4 मतलब ऐसा एसिड है जो हर चीज को बनाने में यूज होता है। इसलिए हाँ, फर्टिलाइजर बन रहा है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, पेंट में, पिगमेंट में, हर तरह मेटलर्जिकल प्रोसेस में, बैटरी में, हर जगह इसका यूज होता है। मान लो पूछता है कि H2SO4 और HSO4 माइनस में से कौन अच्छा एसिड है ना? जैसे मान लो H2SO4 है, तो H2SO4 टूटेगा तो क्या बनेगा? HSO4 माइनस बनेगा। अब प्लस में यहाँ पर क्या निकलेगा? H प्लस, ठीक है। HSO4 माइनस निकलेगा अगर टूटेगा, तो H प्लस निकलेगा, और साथ में क्या बनेगा? SO4 2 माइनस। अब पूछता है कि बताइए H2SO4 और HSO4 माइनस में से विच इज मोर एसिडिक? देखो, जो आसानी से अपना H प्लस दे दे वो अच्छा एसिड होता है। अब H2SO4 इसमें से कौन अपना H प्लस आसानी से दे देगा? देखो, कोई भी अपने ऊपर चार्ज नहीं चाहता है, और चार्ज है तो कम करना चाहता है। चार्ज होता है टेंशन किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, चार्ज नहीं चाहता मेरे पास हो, लेकिन फिर जबरदस्ती इसमें से H प्लस निकाल लिया गया। अब इसके पास ऑलरेडी एक चार्ज है, तो ये अपने H प्लस को क्या करेगा? मतलब इसे पकड़ के रखेगा ना। पहले से इसको चार्ज मिल चुका है, टेंशन मिल चुका है, और टेंशन लेना अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो दिस इज मोर एसिडिक देन HSO माइनस। अब इसका ये तो समझाने तरीका, मेन चीज ये है कि इसका जो K वैल्यू है, जिस एसिड का K वैल्यू, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। जिस एसिड का K वैल्यू ज्यादा होता है वो अच्छा एसिड होता है। इसका K वैल्यू ज्यादा होता है, एक्सपेरिमेंटली पाया गया है। तरीका ये समझने का कि जिसके पास चार्ज रहेगा, ठीक है। मान लो पूछता है कि HSO4 माइनस और SO4 2 माइनस, तो कौन एसिड है? HSO4 माइनस। ये बताने के लिए H प्लस है, इस वजह से H प्लस में नहीं देने के लिए। नेक्स्ट ग्रुप 17। ग्रुप 17 में कौन कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, है ना। हेलोजन बनाया दो शब्दों से, हेलोजन, हेलो मतलब सॉल्ट, जन मतलब प्रोड्यूसर। क्लोरीन क्लोरीन गैस होते हैं, ब्रोमीन जो होता है लिक्विड होता है, और आयोडीन जो होता है सॉलिड। क्लोरीन का कलर किस कलर का होता है? येलो। क्लोरीन होता है ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन होता है रेड। आयोडीन होता है वायलेट कलर का। हेलोजन का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी मैक्सिमम होगा, क्योंकि इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बढ़ता है। सबसे ज्यादा किसका होगा? हेलोजन का होगा। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, क्यों? जनरली नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होता है? घटता है। तो ज्यादा किसका होना चाहिए? तो फ्लोरीन का ज्यादा होता है, क्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको रिपल्सन ज्यादा फील होता है,
इस कारण से उसमें इलेक्ट्रॉन को उतना अट्रैक्शन नहीं मिल पाता है। इसलिए तो सबसे ज़्यादा किसका है? क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फ्लोरीन का उससे सबसे कम है। साथ में जो बॉन्ड एंथैल्पी का भी वही रेशियो है। तो बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्लोरीन का और फ्लोरीन का बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा होने के कारण रिपल्शन ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में। उस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भले फ्लोरीन का कम होता है, लेकिन फिर भी अगर बात किया जाए इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, सबसे मान लो एग्जाम में पूछता है व्हिच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आंसर कौन हो जाएगा? फ्लोरीन। जगह विच हैज हाईएस्ट या विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। विच हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, आंसर कौन हो जाएगा? फ्लोरीन। एक ही ज्यादा होगा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पूछेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा किसका होता है? तो फ्लोरीन का होता है। अब भले ही फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कम है, लेकिन फिर भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज इसमें साइज इसका छोटा होने के कारण ये बॉन्ड इजीली टूट जाता है, इसलिए अच्छा जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो फ्लोरीन केवल -1 शो करता है, बाकी सब +1 +3 भी शो कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए फ्लोरीन कभी भी प्लस में शो नहीं करता है। क्लोरीन बनता है, क्लोरीन जो है उसको स्टील नामक साइंटिस्ट ने बनाया था, डेवी ने उसका नाम दिया था। ठीक है, इसको डेवी प्रोसेस बोलते हैं बनाने का, डिकेंस प्रोसेस, डेवी प्रोसेस। इसमें से जब क्लोरीन रिएक्शन करता है सिलेक्ट लाइम से, तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ये पूरा बोलते हैं, हालांकि मेन कंपोनेंट यही है, लेकिन इसमें ये भी रहता है। देखो कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2 CaCl2.CaCl2, पूरा को मिला के बोलते हैं। लेकिन अगर केवल एक पूछता है तो ये हो जाएगा CaOCl। ये तो ये हो गया कैसा होता है कलर? ब्लैक ग्रीनिश येलो होता है, क्लोरीन का येलो होता है। इसका कैसा होता है? ब्रोमीन कैसा होता है? रेड होता है। और आयोडीन का कैसा होता है? वायलेट। लिखा हुआ है नाम। CaC3 को क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन, लाइम एल। CaO क्विक लाइम, CaOH2 सिलेक्ट लाइम, और CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन के ब्लीचिंग एक्शन का क्या राज है? कि क्लोरीन क्या करता है? H2O से रिएक्शन करता है और बनता है HCl प्लस नेस्केंट ऑक्सीजन। अब नेस्केंट ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो नेस्केंट ऑक्सीजन जाके जो कलरिंग सब्सटेंस है उसे रिएक्ट कर लेता है और उससे क्या बन जाता है? उसको कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है। क्या? तो क्लोरीन का यूज किस लिए होता है? ब्लीचिंग एजेंट के लिए होता है, क्योंकि क्लोरीन आसानी से रिएक्ट कर लेता है, क्लोरीन आसानी से रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके नेस्केंट ऑक्सीजन निकाल देता है। एक्वा रेजिया क्या होता है? HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है। इसमें HCl का 3 पार्ट होता है, HNO3 का 3 पार्ट। HCl का 3 पार्ट, HNO3 का 1 पार्ट। ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन, ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन में फ्लोरीन केवल एक ही बनाता है एसिड, कौन सा? हाइपोफ्लोरस। हाइपोफ्लोरस। HO है तो एक एक ही है तो हाइपो, दो है तो क्या हो जाएगा? क्लोरस। ये हो जाएगा क्लोरिक और ये हो जाएगा पर क्लोरिक, है ना? मतलब हाइपो हैलस, हैलस हैलिक और पर हैलिक। ठीक है, तो ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन में ये क्या हो गया? हाइपोक्लोरस, ये क्लोरस, ये क्लोरिक, ये परक्लोरिक। क्लोरीन चारों बनाता है, क्लोरीन केवल एक ही एसिड बनाता है, याद रखना है। क्लोरीन केवल एक ही बनाता है, HOF। पूछेगा कि फ्लोरीन कौन सा एसिड बनाता है? तो HOF, हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोफ्लोरस। स्ट्रक्चर में तो कुछ खास है नहीं इसमें, स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है कुछ नहीं है। Cl है और OH, यहाँ पर जो है OH हो जाता है। HOClO है तो Cl है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH हो जाता है। HOClO2 है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH हो जाता है। और HOClO3 है तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर। इसमें से फ्लोरीन केवल एक ही बनाता है, HOCl। इंटर हेलोजन कंपाउंड, जब हेलोजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? इंटर हेलोजन बनता है। जब हेलोजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो, जैसे कि मान लो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आपस में रिएक्शन करेंगे तो उसको लिखते हैं कैसे? एक्स टेस्ट डैश के फॉर्म में लिखते हैं। जो छोटा वाला है उसको एक्स टेस्ट लिखते हैं, जो बड़ा वाला है उसको एक्स लिखते हैं। जैसे कि ये 4 तरह का होता है, एक्सेस डैश, एक्सेस 3 डैश, एक्सेस डैश 5, एक्सेस डैश 7। एक्सेस जैसे मान लो दिया हुआ है अगर ClF,
Cl क्या है, बड़ा वाला है, F क्या है, छोटा वाला। इसका फिगर कैसा हो जाएगा, ऐसे लीनियर हो जाएगा, लीनियर। XS-3 मान लो दिया है BrF3, क्या दिया हुआ है, BrF3। तो ब्रोमीन हो गया, यहाँ पर F, यहाँ पर F, यहाँ पर F, यहाँ पर लोन पेयर और एक यहाँ पे लोन पेयर। बेंड टी शेप देखो मुड़ गया है ना, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होने के कारण मुड़ गया। आता है एग्जाम में, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ BrF3, इट हैज बेंड टी शेप्ड बिकॉज ऑफ रिपल्सन ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट है स्क्वायर पिरामिडल, इसमें मान लो दिया हुआ है IF5, IF5, इसका शेप कैसा हो जाएगा, आई, और स्क्वायर पिरामिडल शेप है, तो ये हो गया F, ये हो गया F, ये F, ये F। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम बाकी है ना, फाइनल एग्जाम बाकी, फाइनल एग्जाम भी बाकी, इसमें अच्छा करना है। ये शेप कौन सा हो गया, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ये हो गया लीनियर शेप, ये हो गया पेन टी शेप, ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल, ये हो गया पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ठीक है, बनवा चुके हैं, ये लीनियर का हो गया। और जो छोटा वाला होगा वो बाद में लिखाएगा, जो बड़ा वाला होगा वो पहले लिखाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। अब इसमें है इंटर हेलोजन कंपाउंड हमेशा लेस रिएक्टिव होते हैं हेलोजन से, क्यों, क्योंकि इंटर हेलोजन कंपाउंड में क्या है कि दो अलग अलग एलिमेंट है ना, तो उनके बीच बॉन्ड इंथैल्पी कम हो जाता है। तो इन इंटर हेलोजन कंपाउंड बॉन्ड डिस्टेंस इंथैल्पी इज वीक देन हेलोजन, ड्यू टू व्हिच दिस कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन। तो यही सब तो, ये जो IF7 है, BrCl5 है, BrF3 है, ClF, ये सब इंटर हेलोजन कंपाउंड होंगे। इंटर डिफिनेशन क्या था, नहीं पढ़े थे, व्हेन टू डिफरेंट हैलोजन रिएक्ट विद ईच अदर देन इंटर हेलोजन कंपाउंड गेट। जब दो या दो से अधिक इंटर जो हैलोजन कंपाउंड आपस में मिलते हैं तब बनता है इंटर हेलोजन। हालांकि इंटर हेलोजन कंपाउंड मोर रिएक्टिव होते हैं, लेकिन क्लोरीन की तुलना में कम रिएक्टिव होते हैं, क्लोरीन उनसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। BrF3 मॉलिक्यूल का वही बताया था फिगर, बेंड टी शेप होता है, क्योंकि उसमें लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन होने के कारण वो बेंड टी शेप का हो जाता है। ग्रुप 18 में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इनको क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, क्योंकि इसी भी रिएक्शन ये नहीं करते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है। क्यों लो होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि क्योंकि हाँ, क्योंकि मोनोएटॉमिक होने के कारण इनमें जो होता है कोई भी बॉन्ड नहीं पाया जाता है, जिस कारण से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसमें केवल वान डेर वाल्स फोर्स होता है, जो कि वीक फोर्स होता है, इसलिए कुछ का कुछ जैसे कि अधिकांश तो रिएक्शन नहीं करते हैं। अच्छा, सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, हीलियम का होता है। लेकिन कुछ इसका कंपाउंड पाया है XCF2, XCF4, XCF6, XCOF4, XCOF3, जैसे कि कुछ ये बनवाए थे, जैसे कि XCF4, देखो ये कौन सा शेप हो गया, XCF4 बना दिया ना, इसका ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। ये कौन सा शेप हो गया, स्क्वायर प्लेनर। जैसे मान लो दिया है XCF2, तो XCF2 क्या हो जाएगा, ये हो गया XE, ये हो गया F, ये हो गया F, ये हो गया XE। इसको शेप कौन सा बोलेंगे, लीनियर शेप। XCF6, तो XE, F, 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 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इसको बोल देंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और कौन है, XeOF4, XeOF4, XeOF4।
और कौन है XCO3, इसको क्या बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। और हो गया XCO3, इसको क्या बोल देते हैं, तो इसका शेप कौन सा होता है, पिरामिडल। ये जो होते हैं कुछ जेनॉन के कंपाउंड होते हैं। चलो ठीक है, तो अभी देख लिए पीपी ब्लॉक नहीं है टाइप। नेक्स्ट क्लास में जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डी एंड एफ ब्लॉक, और कोई एक और करवा देंगे पॉलीमर या बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल दोनों करवा देंगे। तो मतलब 2-3 चैप्टर जो है अब नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। देखो फिजिकल फिलहाल तो देखो उतना टाइम नहीं है कि जितना नहीं बन रहा छोड़ जो आ रहा है उस पर ध्यान है ना। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, एवरीडे लाइफ, और जो भी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो उसका कम से कम जो नेम रिएक्शन जितना भी दिया हुआ है, फिंकलस्टीन, श्वार्ट्ज एंड मियर, वुड्स रिएक्शन, वुड्स वोल्फ किस्नर रिडक्शन, क्लैम्सन रिडक्शन, जितना भी उस तरह का नाम है नेम रिएक्शन रखो, जितना बनाना क्वेश्चन। ठीक है, तो जितना बताया उसको रिवाइज करना है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बताओ चैप्टर है, ऑर्गेनिक कुछ चैप्टर, उसके बाद फिजिकल भी करवा देते हैं एग्जाम, उसके बाद बायोलॉजी भी स्टार्ट करना है। बायोलॉजी वाला लोग जल्दी बायोलॉजी स्टार्ट होगा, एक ही चैप्टर डेली होगा बायोलॉजी। ठीक है, खत्म करते हैं।